दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, बट एक एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं जो एक सबसे बड़ी बाधा मुझे भारत को, जब हम विकसित भारत 2047 तक बनाने की सोच रहे हैं, जब तक हमारी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स हों, तो उसमें कौन सी एक ऐसी बाधा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमें जो है ना इरेडिकेट करना होगा। और उसकी तरफ इस अमृत काल में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी उस पर बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, और गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज भी ध्यान दे रही हैं। और कम से कम टॉप लेवल पे जो है वो करप्शन बिल्कुल ही इन पिछले 11 साल में कोई भी एक किसी भी मुद्दे में भ्रष्टाचार का कोई भी नामो निशान नहीं है, जैसे पहले होता था। UPA 1, UPA 2 या उससे पहले जो कांग्रेस की रिजीम रही है, या बीच में जो जनता पार्टी हुई, उसमें भी कुछ शायद घोटाले हुए। मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन एक भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको बगैर रिजॉल्व करे हुए, इसको सॉल्व करे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सुनते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, लोगों को सर्कुलेट करिए, और कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। इससे हमें जो है ना एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, एक तरीके से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके समक्ष जो है ना और रिसर्च करके, एनालिसिस करके, इन डेप्थ एक एनालिसिस और थ्रेड बेयर एनालिसिस आपके सामने रखें, कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे देश के लिए हैं। तो यदि मैं शुरुआत करूं तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार कब से व्याप्त है, कब से इसकी शुरुआत हुई। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जाएंगे, राम राज्य से हम शुरू करेंगे कि कहाँ से, किस तरीके से, फिर हम उस दौर में आएंगे जब भारतवर्ष के जो एक तरीके से 12वीं सदी तक किस तरीके से भारतवर्ष का ट्रेड और सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पे हम विश्व गुरु थे। उसके बाद में इन्वेडर्स ने काफी कैसा इफेक्ट जो है ना भ्रष्टाचार के बारे में किया। फिर ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर आकर किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी एक फ्रॉड और एक तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ करप्शन उन्होंने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद भारतवर्ष में करप्शन किए क्या क्या केसेस रहे, जो महत्वपूर्ण केसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या ऐसी वजह है कि ये भ्रष्टाचार जो है ना हमारे समाज से नहीं जा रहा है, जबकि ये एक बार हमारे समाज में नहीं था। तो इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या आज व्याप्त मात्रा में जो है ना भ्रष्टाचार है हमारे बीच में, और वो किस किस लेवल पे किस तरीके से है, और उसको हम किस तरीके से इरेडिकेट, किस तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं। यह एक न्यूनतम, एक एक्सेप्टेबल लेवल पर हम उसको लेकर आ सकते हैं अपने समाज में, विभिन्न वर्गों में, या एक एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये क्यों जरूरी है, क्यों ये एक सबसे बड़ी बाधा है हमारे विकसित भारत को बनने के लिए, इन सभी में। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि से आपके समक्ष ये बात रखने के लिए। ये माना जाता है कि राम राज्य जो है ना वो सबसे अच्छा था, वहां पर सभी लोग खुश थे, सभी लोग एक तरीके से व्याप्त सुविधाएं जो उनको खुश करने के लिए, खुशहाली, समाज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित था। समाज एक दूसरे के लिए सोचता था, समाज बटावा नहीं था, और सभी मर्यादाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है ना निर्वाह वो हमारे समाज करता था। उसमें सबसे पहला तो ये है कि राजा जैसा राजा, वैसी ही प्रजा। तो जिस तरीके से भगवान राम ने अपनी प्रजा को जो है ना वो सुख सुविधाएं, और एक तरह से प्रजा को ही सब कुछ समझना, और किस तरीके से अपनी गद्दी को छोड़ना, किस तरीके से भाइयों में प्रेम होना चाहिए, किस तरीके से आपका जो है ना माता पिता के
प्रति समर्पण होना चाहिए, किस तरीके से गुरु की भावना, पूजा और गुरु को श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसी तरीके से सभी रिलेशनशिप की मर्यादाओं को उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, तो वो एक समाज था, जो समाज एक एथिकल वैल्यूज पे, हमारी जो सांस्कृतिक वैल्यूज थी, जो हमारी परंपराएं थी, उनका सभी का निर्वाह बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता था। और ये हमारी एक सनातन की जो है वो एक उनकी कोर वैल्यूज, जो हमारे सनातन धर्म का एक तरीके से आप कहें कि जड़ हैं, जो निर्मूल भावनाओं से हमारे महर्षि, हमारे सेंट्स सभी ने उसका एक निर्माण किया। और हमारे राजाओं को, जो महत्वपूर्ण राजा हुए, चक्रवर्ती राजा हुए, उन्हें समाज की संरचना करने में, जब जैसे जैसे पृथ्वी पर मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ, तो उसमें हमारी सभ्यता बहुत ही पौराणिक है, प्रांतम है और सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि हम ही एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो आज के दिन भी सरवाइव करी है। बाकी सारी सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन इस अर्थ के अंदर जो है ना वो ढह गई है। तो यदि वहां पे देखें तो राम राज्य में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो आधार भूमि हम ले सकते हैं कि इस तरह का राज होना चाहिए। और आज भी हम परिकल्पना उसी की करते हैं कि हम राम राज्य को स्थापित, फिर पुनः जो है ना उसको स्थापित करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे आगे बढ़ने का इसका मतलब ये नहीं है कि हम राम राज्य को इतने पीछे जाकर उन्हीं सभी चीजों को, डेफिनेटली वो हमारी असेट वैल्यू सिस्टम है, एथिकल वैल्यू सिस्टम है, वो हमारा बेस है, वो हमारी एक तरीके से संस्करण है, वो हमारी तरीके से एक तरीके से अनुकरण करने योग्य सारी पद्धति और सारी चीजें जो है ना, हमारी शिक्षा का माध्यम, सामाजिक एक जो स्ट्रक्चर था, उन सभी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो सिविलाइजेशनल वैल्यू एसेट सिस्टम के साथ साथ हम अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी और किस तरीके से दोनों का समन्वय करके, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इस अमृत काल में उसका जो है ना आपके सामने एक उदाहरण रखा है। और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है जो राम राज्य में थी। और अभी हमें जो है ना उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें सिर्फ ये ही नहीं सोचना चाहिए कि राष्ट्र हमारे लिए क्या करेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए क्या करेगी, लेकिन हमारी दृष्टि, भावना ऐसी होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, हमारा सनातन धर्म की जो पिवोट वैल्यूज हैं उनके समर्पित, एक तरीके से समर्पित होके हम उसको आगे कैसे साथ साथ लेके चले। तो अपनी पौराणिक वैल्यू, संस्करण, मर्यादाओं को साथ साथ में लेकर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का निवारण करके और उसमें सीख कर, उसमें इनोवेशन, और ये किस तरीके से हम अग्रणी होके आगे बढ़े, जिसमें जो हमारा एक तरीके से मोटो है और हमारे सनातन धर्म का पिवोट है कि पूरा यूनिवर्स ही एक फैमिली है। और या वन अर्थ, वन अर्थ का जो एक तरीके से दिया था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इट इज ए शेयरिंग। नाउ द काइंड ऑफ इन जियो पॉलिटिक्स पॉलिसीज हम आगे बढ़ा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधान, तो वो ये ही है। तो हम फिर भ्रष्टाचार के ऊपर आते हैं कि राम राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था। तो वहां से हमें एक तरीके से डेटा या जो पृष्ठभूमि है या एक तरीके से फाउंडेशन यदि हम वहां से लेके चलते हैं, फिर उसके बाद में जो हमारी भारतवर्ष के जो विभिन्न राजा हुए हैं, चक्रवर्ती राजा हुए, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा राम राज्य से उदाहरण लेकर उन्होंने भी निर्वाह किया और अच्छे तरीके से अपनी प्रजा को रखा। हमारी जो ट्रेड संबंध थे वो विश्व के लिए, उन सभी में हमारी ट्रेड जो है ना बहुत ही एथिकल वैल्यू बेस्ड थे। इसीलिए भारतवर्ष से ज़्यादा लोग जो है ना वो ट्रेड करना चाहते थे। हमारी यहाँ की बनी हुई टेक्सटाइल, हमारे जो स्पाइसेस, ये, और उसमें बिल्कुल एक तरीके से एथिकल वैल्यूज में जैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता था। तो इसी वजह से हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है ना करीब 27 से 33 और कभी कभी 36% जो है ना पूरे विश्व की जीडीपी को
जो है वो सिर्फ भारतवर्ष में ही होती थी। तो यही कारण है कि हमारी एथिकल वैल्यूज, क्योंकि लोग हमारे भारतवर्ष में विश्वास करते थे। भारतवर्ष एक तरीके से ज्ञान का स्रोत था। यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला और कैसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर काफ़ी 20,000 के करीब लोग जो है ना वो स्टूडेंट्स वो सारे पूरे विश्व से पढ़ने आते थे। और वहाँ यहाँ के जो संस्कार थे, यहाँ पे जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, या एक व्यापार करने के जो हमारे एथिकल नॉर्म्स थे, उन सभी को फॉलो करते हुए पूरे विश्व में इसका। लेकिन जब भारतवर्ष एक तरीके से सोने की चिड़िया और भारतवर्ष एक आदर्श देश, तो भारतवर्ष में जिस तरह की जो है ना एक तरीके से यहाँ प्रॉस्पेरिटी, भारतवर्ष में जो धन था, सोना था, हीरे जवाहरात मोती, इन सब से भरे हुए थे हमारे राजघराने जो है ना सभी। तो इस पर निगाह पड़ी इन्वेडर्स की, और इन्वेडर्स ने शुरू किया कि वो कुछ ही मात्रा में भारतवर्ष में आए, लेकिन उन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया भारतवर्ष के ही लोगों को। और भारतवर्ष के लोगों ने वो प्रलोभन एक तरीके से स्वीकार किया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे तो उनको जो है ना कोई पोजीशन देने का हो, या उनको जो है ना कुछ मुद्राएं देने का हो, या उनको धन देने का हो, या फौज में जो है ना उनको एक ऐसी पोजीशन जिससे जो है ना वो और दूसरे भारतीयों के निगाहों में जो है ना वो थोड़े शक्तिशाली बन जाए, बलशाली बन जाए, प्रभावशाली बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना इन्वेडर्स ने प्रयोग करी, और भारतवर्ष की जो एक सामाजिक व्यवस्था थी उसमें करप्शन का निर्वाह होता गया, और बहुत ही एक तरीके से उसमें बहुत ही गिरावट आई हमारे जो एथिकल वैल्यू सिस्टम थे। और उसी का फायदा उठाकर फिर मुगलों से जो है ना सत्ता वो ब्रिटिश एम्पायर ने छीन ली, और ब्रिटिश एम्पायर ने तो इस तरीके से भारतवर्ष को लूटा, और तरह तरह की करप्शन की टेक्निक्स जो है ना भारतवर्ष में लोगों को सिखाई, और बिल्कुल ही हमारी मानसिक व्यवस्था को, हमारी एथिकल सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, सभी को बुरी तरीके से ध्वस्त जो है ना अंग्रेजों ने कर दिया। और हमारे पास में जो इन्वेडर्स के टाइम की, जो मुगलों के टाइम में यहाँ पे जिस तरीके से हमारे सनातन धर्मियों को, हम हिंदुओं को जो है ना जिस तरीके से मारा गया, और उनकी अर्थव्यवस्था को जो है ना उसका चीर हरण हुआ, और जिस तरीके से भारतवर्ष को लूटा गया, तो उसमें हमें धीरे धीरे जो है ना वो करप्शन का माइंडसेट, एक तो गुलामी का माइंडसेट हमारे अंदर आया, और फिर करप्शन जो है ना इस भावना से आया कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे भारतीय आगे बढ़े या ना बढ़े, मैं किसी भी तरीके से आगे बढ़ूं। तो ये प्रलोभन की राजनीति, एक तरीके से ये सबसे पहला करप्शन जो है वो ब्रिटिशर्स और मुगल राज से सीख कर भारतवर्ष में जो गुलामी मानसिकता आई, तो गुलामी की मानसिकता ये है कि वो दूसरों को गुलाम बनाना चाहती है, या दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है, या दूसरों से आगे रेस में बजाय अपने पराक्रम पे विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ना चाहती है, या कुछ लोग इन्फ्लुएंस से जो है ना अच्छी पोजीशन। और सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य ये था कि भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ, इतनी बड़ी फाइट हम लोगों ने करी, और फिर भी जो संस्कार हमारे में बचे हुए थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों, और मैं भारतवर्ष के जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष की कमान फिर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के हाथों में आई जो ब्रिटेन में पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके साथ साथ उसके संस्कार, उसकी आचार पद्धति, उसका सोचना ऐसा था जो बजाय इसके कि जो ब्रिटिशर्स ने हमें नुकसान, हमारी शिक्षा पद्धति को नुकसान पहुंचाया, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर एक करप्शन की जो धारा और एक जो लोगों में मानसिकता थी गुलामियत की, उसको दूर करने की बजाय बल्कि ब्रिटिश मानसिकता को, एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ में उन्होंने भारतवर्ष को आगे बढ़ाया। और 1947 से 1990 तक भारतवर्ष का जो है ना एक तरीके से कुछ ही प्रोग्रेस हुआ, कुछ क्षेत्रों में हुआ कि यस कुछ अच्छी चीज़ें हुई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें खराब हुई। और करप्शन जो है ना वो चाहे अपने इन्फ्लुएंस के लोगों को जो है ना वो कैबिनेट में रखना, और उन सभी के जो थे वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जो है ना व्यतीत करते थे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को नीचा दिखाना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सक्षम ना बनाना। तो इस तरीके से
काफ़ी जो करप्शन की चीज़ें थी वो भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस के बाद में शुरू हो गई। सबसे बड़ी थी कि अपने ही लोगों को, अपने ही चाहने वालों को रखा जाए। और मैं मानता हूं कि आज़ादी के टाइम पे सबसे बड़ी जो गलती करी वो मोहनचंद करमचंद गांधी, क्योंकि मैं उनको महात्मा नहीं बोलता हूँ, मैं बापू नहीं बोल सकता हूँ, मैं राष्ट्रपिता नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को, जिसको एक ही वोट अपनी ही मिली थी, और सरदार पटेल जिसको 12 वोट मिली थी अपने से अलग, तो वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होना चाहिए थे। लेकिन मोहनचंद करमचंद गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और फिर आपके सामने है कि किस तरीके से, मैं मानता हूं कि ब्रिटिशर्स ने जो लूट यहाँ पे की थी, या जो पार्टीशन के टाइम पे जिस तरीके से बंगाल में फेमाइन जो है ना ब्रिटिशर्स ने कराया था उससे पहले, और जिस तरीके से यहाँ मारा मारी हुई, तो बहुत ही हालत ख़राब थी। उसके बाद में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का लाना और कुछ चीज़ें जो है ना अच्छी की, लेकिन जिस तरीके से अपनी आर्म्ड फोर्सेस का पराक्रम जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी ने तोड़ा 1948 में, आर्मी का विड्रॉ करके, और फिर जम्मू कश्मीर के मैटर को जो है ना वो यूएन में ले जाने के लिए, और फिर 1962 में हमारी आर्मी की तैयारी के साथ साथ एयरफोर्स की परमिशन ना दे के, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने बहुत ही नुकसान भारतवर्ष का किया। और जिस तरीके से करप्शन जो है ना वो डिफेंस डील में होना शुरू हो गया, वो जीप से शुरू हुआ, फिर उसके बाद में जो है ना वो अगस्ता वेस्टलैंड एंड बोफोर्स गन राजीव गांधी के टाइम में, और पता नहीं कितने अनगिनत जो है ना वो करप्शन के केसेस शुरू हुए। और वो करप्शन के केसेस जो है ना वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में तो इस चरम सीमा तक पहुंचे कि कॉमनवेल्थ गेम में एक टॉयलेट पेपर जो है वो 5,000 का जो है ना खरीदा गया। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आज ओपन सोर्स सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं कि यूपीए 1 में चाहे वो कोयला स्कैंडल हुआ हो, या उसमें जो है ना बोफर्स है, वेस्टलैंड है, अंतरिक्ष का घोटाला है, या टेलीकॉम घोटाला है, ये सभी घोटाले जो है ना वो यूपीए 1 यूपीए 2। बट लेकिन यूपीए 1 यूपीए 2 में सबसे बड़ा जो घोटाला था वो था फेक करेंसी का। किस तरीके से हमारे राजनीतिक टॉप लेवल पे लीडर्स भी इन्वॉल्व। मुझे तो एक तरीके से मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जिसने जो है ना ये फेक करेंसी का घोटाला भारतवर्ष में चलाया, पाकिस्तान की मदद करी। और वो सुनने में आता है जैसे ओपन सोर्स है कि इस फेक करेंसी का जो घोटाला है वो इंद्र कुमार गुजराल जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके समय से शुरू हो गया था। और ये भी मानना है कि इंद्र कुमार गुजराल जी जो है ना उन्होंने एक दूसरी तरह का करप्शन किया। उन्होंने रॉ के एजेंट्स की जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान और आसपास के देशों में दी, और हमारे करीब 150 के करीब जो है ना रॉ एजेंट जो हमारे ख़त्म हुए, उसको बनाने में हमें 30 से 40 साल जो है ना लगे हैं। तो यदि ऐसी चीज़ें हैं, उसके बाद में दूसरी तरह का करप्शन है जिसमें आबिद अंसारी ने जो हमारे उपराष्ट्रपति बने, लेकिन जब वो राजदूत थे बाहर, तो उन्होंने किस तरीके से रो के एजेंट्स की जो है ना इंफॉर्मेशन दी और कैसे उनको लिक्विडेट करा। ये लेकिन दुख होता है कि उनके खिलाफ जो है आज भी, क्यों नहीं, इवन यदि वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, फिर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। और उनको जो है ना कानून प्रक्रिया से उनको एक तरीके से कल्प्रिट घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक समाज की है कि समाज जो है ना ऐसे कलंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि करप्शन को सहने की जो है ना इस तरीके से जो हमारा यूथ है वो यही देखता है कि हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, हमारे राजनेता किस तरीके से करप्शन में लिप्त है। फिर उसके बाद में देखते हैं तो वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है ना किस तरीके से डीप नेक इन्वॉल्व है इसमें। और फिर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी को देख के जो हमारे मिड लेवल के, लोअर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, चारों तरफ उनका करप्शन का माहौल शुरू हो जाता है। और आप देखिए प्राइवेट भी करप्शन से किस तरीके से लिप्त है। यूपीए 1 यूपीए 2 में किस तरीके से कॉरपोरेट्स को जो है ना वो लोन दिए गए, करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपया वो फोन बैंकिंग में उनको दे दिया गया।
और उसका नतीजा ये हुआ कि यूपीए 1 यूपीए 2 में जितने भी बैंक लोन कॉरपोरेट को दिए, उनकी लंबी लिस्ट फहरिस्त आपको जो है ना गूगल पे मिल सकती है, आप गूगल करिए और सारा समाचार आपके सामने होगा। और जिसकी वजह से उन्होंने बैंक की हालत इस तरीके से, स्कैम, स्कैंडल, करप्शन, क्योंकि वो सारा पैसा जो है ना सभी में बढ़ता था और इस तरीके का जो 34 लाख करोड़ रुपया था, वो रिजल्ट हुआ कि करीब जो है वो 16,48,000 करोड़ रुपया इंडियन गवर्नमेंट को बैंकिंग सिस्टम से राइट ऑफ किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पैसे की रिकवरी की तैयारी नहीं चल रही है, लेकिन मेरा मानना ये है यदि सख्त कानून और डे टू डे उनके खिलाफ जो है ना प्रक्रिया नहीं चली तो किसी भी हालत में ये जो रिटर्न ऑफ मनी है, जो बैंकिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया, बजाय इसके कि व्हाइट पेपर उसमें लाए और पूरी दुनिया में जो है ना भारतवर्ष के खिलाफ जो है ना थूथू हो, तो उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया कि डीमोनेटाइजेशन लाके उन्होंने कंट्रोल किया फेक करेंसी का सर्कुलेशन। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारी प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कार्ड करी हुई जो है ना वो मशीनरी वहां पर पहुंच गई थी, डेलारू से किस तरीके से हम पेपर लेकर अपनी करेंसी को कंप्रोमाइज कर रहे थे, और कंप्रोमाइज भी वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे सेक्रेटरी लेवल के लोग, फाइनेंस मिनिस्टर के लोग, रिजर्व बैंक तक की वॉल्ट में जो है ना ये फेक करेंसी पहुंच गई थी। तो कितने लोग इन्वॉल्व थे आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि सारा का सारा जो है ना जो टॉप कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था, जो एक्स्ट्रा सुपर पीएम थी जो चला रही थी इसको, उन्होंने सभी को जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज, और उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो एक लॉयर भी हैं, वो अपने को डिफेंड कर रहे हैं और करीब 80 टाइम्स उन्होंने बेल भी लिया डिफरेंट केसेस में, उनका बेटा वो खुद फंसे हुए। लेकिन करप्शन का जरा पैमाना देखिए कि करप्शन इस लेवल तक कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को कितने दिनों तक जो है वो डुबोया गया, पाकिस्तान को पाला गया। हमारी करेंसी सिर्फ पाकिस्तान प्रिंट कर कर भारतवर्ष में ही नहीं, और यहाँ से रुपया निकाल कर, पर हो सकता है कि एसेट खरीदने के लिए बाहर भी उन्होंने इसका प्रयोग किया। क्योंकि जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ और मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको किया, तो आप देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद में आज तक जो है ना पाकिस्तान की किस तरीके से उनकी हालत हो गई है। वो भीख का कटोरा लेकर जो IMF और दूसरी संस्थाओं के पास में जाते हैं, लोगों के साथ में वो मिडिल ईस्ट कंट्री जो सऊदी अरेबिया, अबू धाबी और दूसरे देश हैं, वो किस तरीके से वहाँ पे भीख मांगते हैं, या चाइना से डिफेंस के इक्विपमेंट लेने के लिए वो किस तरीके से भीख मांगते हैं, किस तरीके से अभी जो है ना वहाँ के जो फील्ड मार्शल बनाए गए हैं नकली, वो किस तरीके से जो है ना एक रॉ मटेरियल के सैंपल्स लेकर वो US में जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प व्हाइट हाउस में किस तरीके से लाइन लगा रहे हैं, एक तरीके से जो है ना जैसे होटल के जो है ना एक जो सप्लाई जो सर्व करता है एक तरीके से होटल के बैरा आप ले सकते हैं, उस तरीके से वो खड़े हुए वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने। तो मेरा कहना ये है कि किस तरीके से भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को करप्शन ने किस तरह से तोड़ा, और मेरा ये मानना है, मैं इसमें अपनी बुक्स के में भी लिख चुका हूँ, काफ़ी आर्टिकल्स लिख चुका हूँ, मेरा मानना है कि कांग्रेस रिजीम ने जो भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाया करप्शन या ठीक आर्थिक नीतियों को ना फॉलो करके, एक तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, मुस्लिमों को फेवर करने के लिए जिस तरीके से भारतवर्ष की और दूसरे लोगों को, हिंदुओं को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, प्रोग्रेस को नेग्लेक्ट किया, और फिर यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस तरीके से फेक करेंसी ने और जिस तरीके से वो बैंकिंग लोन देकर हमारी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम ये 1.5 से लेके 2 ट्रिलियन का जो है ना लॉस जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को कम से कम
जो है ना वो इस तरीके से कांग्रेस रिजीम या यूपीए 1 यूपीए 2 ने पहुंचाया। और फिर उसका मल्टीपल इफेक्ट देखिए। यदि हमारी पहले से पॉलिसीज अच्छी होती तो आप जरा देखेंगे कि चाइना जो है वो 1949 में आज़ाद हुआ, हम 1947 में, और हमारी आर्थिक व्यवस्था करीब करीब बराबर ही थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से भारतवर्ष को लूटा था, तो हमारा जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जो हमारा शेयर होता है 27 से 28%, उसको घटाकर 27% से सिर्फ मात्र 2.2 या 2.4 जो है ना भारतवर्ष का योगदान रह गया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के गए। लेकिन चाइना का भी कोई अच्छा नहीं था, चाइना भी हमारे साथ ही इस तरीके से बढ़ती रही 90 तक। लेकिन जब चाइना में लीडरशिप आई तो आप देखेंगे कि चाइना ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को 1995 से 25 साल में 2020 तक बढ़ाकर करीब करीब 26 गुना अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया, और वो आज जो है ना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। लेकिन हम लोगों ने जो लिबरलाइजेशन और इकोनॉमी को खोला वो 1990 में नरसिम्हा राव जी के समय हुआ। लेकिन उसके बाद भी जो फिर से एक तरीके से जो करप्शन था हमारे भारतवर्ष में, जिस तरीके से लीकेजेस होती थी, जिस तरीके सोशल स्कीम का पैसा जो है वो सारा का सारा करप्शन में जाता था। राजीव गांधी जी को एक बार कहना पड़ा अपने उसमें कि यदि मैं 1 रुपया देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसमें 85 पैसे वो करप्शन में चले, बीच में लीकेजेस में चले जाते थे, और सिर्फ 15 पैसे ही वो जाकर जो है ना ग्राउंड लेवल पे खर्च होते थे। तो ये मानना तो कांग्रेस के उसका था, इसका मतलब उनका कोई अधिकार, जिस तरीके से एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो भारतवर्ष में आया 1947 से, वो राजीव गांधी के टाइम तक इतना इरोड हो चुका था, जो इसकी एक टेस्टिमनी है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री ने इसमें वक्तव्य दिया है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। वैसे तो बाहर भी उन्होंने जो है ना अपनी स्पीच में बोला है। तो आप जरा देखिए कितना इरोजन हुआ और करप्शन कितना लिप्त था, तो उसमें प्रोग्रेस तो होनी ही थी। थैंक गॉड चलो उसके बाद में हुआ। लेकिन यूपीए 1 यूपीए 2 में तो जो कांग्रेस की ताकत थी, क्योंकि एक तरीके से उनको उम्मीद नहीं थी कि 2004 में जो है वो कांग्रेस जीत कर आएगी, लेकिन थोड़ी गलती हुई मेरे ख्याल से बीजेपी और एनडीए ने, वो नहीं आ पाए। अदरवाइज तो जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में जिस तरीके से प्रोग्रेस के लिए भारतवर्ष में जितनी योजनाएं जो हैं, वो चाहे हाईवे, सड़क और भारतमाला या टेलीकॉम के क्षेत्र में या और सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से करी, तो उसमें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी जीत कर आएगी, लेकिन नहीं आई। तो फिर यूपीए 1 और यूपीए 2, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिर यूपीए 2 में भी वो जीत के आ जाएंगे, लेकिन आए। तो उसके कारण शायद ये थे कि हमारी प्रजा को जो है वो अपने झूठ से फिर प्रभावित करते रहे, और एक तरीके से भारतवर्ष की जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट मेमोरी है, वो भूल जाते हैं। तो उन्होंने पूरी ही कमर भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को तोड़ने में, ऐसा हुआ कि हम यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जीते, एनडीए की गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में आते थे, 5 फ्रजाइल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में आते थे। तो ये हमारी हालत थी, और वहां से हम उभर कर किस तरीके से ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी सिर्फ 11 साल में बन गए, और किस तरीके से इतना बड़ा पैसा 16.5 लाख राइट ऑफ करके, और किसानों की और सभी जो खाद है उनको देने के लिए सारी सब्सिडी में किस तरीके से जो है ना और इजाफा हुआ है, जिस तरीके से सोशल स्कीम में जो स्पेंडिंग बढ़ी है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब करीब जो है ना $1 ट्रिलियन का जो है ना निवेश किया गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में लगाकर पूरी कोशिश ये की गई है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, और प्रधानमंत्री जी सक्सीड हुए हैं भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने में टॉप लेवल पे। लेकिन टॉप लेवल पे अभी भी जो हमारा अधिकारी तंत्र है सभी जगह,
जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें सिर्फ आईएएस और आईपीएस नहीं बल्कि पीसीएस ऑफिसर्स, जो प्रोविंशियल जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं, या सेकंड रैंक जो मिडिल लेवल के हैं, लोअर लेवल के, वो गांव तक व्याप्त है। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब मैं अपने गांव में जाता हूँ तो मुझे बहुत ही व्यथा होती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हैंडल, लेकिन अपने ही घर के लोग भी सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा प्रधान हो, और हमारा प्रधान जो है वो आके किस तरीके से वो मनरेगा के पैसे को खाता है, किस तरीके से सभी गवर्नमेंट की स्कीम को जो है ना वो किस तरीके से उसमें पैसा खाया जाता है, डेवलपमेंट का जो पैसा आता है उसको किस तरीके से वो दिखाकर खाते हैं, और उसमें सेक्रेटरी लेवल, पटवारी, और फिर तहसील के लोग, प्रमुख, ये सभी लोग किस तरीके से उसको जो है ना, मेरा मानना है कि यदि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से किया, अब जो है ना ये प्रहार जो है ना नीचे से होना चाहिए, गांव से शुरू होना चाहिए, कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो है ना बढ़नी चाहिए। अभी ये है कि मनरेगा का पैसा जो है वो जब पहुंचता है 100 डेज की जो है, तो उसमें प्रधान और पटवारी और जो भी सेक्रेटरी हैं वो मिलकर ऐसा करते हैं कि भाई देखो, यदि आपको 300 रुपये एक दिन के मिलेंगे तो उसमें 50 रुपये सेक्रेटरी के, 50 रुपये आपको 200 मिलेंगे। काम भी आप कुछ ना करिए, पेपर तैयार करके उसको साइन करके। तो किस तरीके से पैसा, एक प्रधान जो है वो अपना प्रधान का इलेक्शन लड़ने के लिए गांव में जो है, मुझे पता चला, मैंने ऐसे ही पूछा किसी ने कि भाई मिलिट्री का वेटरन हूँ, मैं कुछ अच्छा काम गांव में करना चाहता हूँ, तो आप एक ईमानदार आदमी को जो है ना क्यों नहीं आप प्रधान बनाते, अनअपोज विदाउट इलेक्शन। उन्होंने कहा कभी हो ही नहीं सकता, आपके लाइफ टाइम में नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले वाला जो प्रधान था उसने 20 लाख खर्च किए। यदि आप इलेक्शन लड़ोगे तो आपको कम से कम 30 लाख का बजट, सबको शराब पिलानी पड़ेगी, पैसा बांटना पड़ेगा, जब आप जीत सकते हैं। फिर मैंने कहा है कि यदि 30 लाख में कहाँ से खर्च करूंगा, मेरी तो सेविंग नहीं है। तो उनका कहना था कि आप 3 लाख के बाद 30 लाख यदि खर्च करोगे तो 1 करोड़ कमाओगे भी। तो यदि प्रधान लेवल पे 1 करोड़ कमा सकता है और उसकी इतनी व्यवस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी प्रधान बेईमान है और सभी गांवों में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं वो गांव लेवल से ही करप्ट हैं, और इसका सर्वे कराकर इस पर अंकुश लगा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उससे, उसमें जो है ना हर एक वर्क को जो है ना टैग और उसकी फोटोग्राफी कराइए, और उसमें जो है ना एसडीएम को थोड़ा ये चाबी देनी पड़ेगी स्टेट लेवल पे कि वो उसको मॉनिटर करें, जहाँ पे तहसीलदार और पटवारी जो है ना वो ना कर पाए। नहीं तो आप देखेंगे कि अभी अभी जो है ना पूना में पटवारी ने किस तरीके से जो है वो जमीन जो है, वो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार जी, उनका जो बेटा था, उसको किस तरीके से 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी 300 करोड़ में किस तरीके से अलॉट करी। तो ये सारे पेपर्स जो है ना वो जूनियर लेवल पे ही तो बनाए गए हैं। तो जूनियर लेवल ने बनाकर जो है ना एसडीएम को दिए, एसडीएम ने आगे बढ़ाया और उनको फिर अलॉट कराया गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें विलेज लेवल से ही करप्शन को रोकना है, हमें देखना है। और जितने मतलब फंड थे, जो डीबीटी है उसमें तो करीब 3.5 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट का बनाया है वो बहुत ही, लेकिन मनरेगा में आज भी पैसा खाया जाता है, और जो डेवलपमेंट का पैसा आता है वो डेवलपमेंट का पैसा गांव में सही से नहीं खर्च होता है। तो इन लीकेजेस को भी रोकना पड़ेगा, और फिर जो है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और इसमें इन सभी को भी हमें काबू में लाना पड़ेगा। तो ये था मेरा एक तरीके से एनालिसिस। अब मैं करप्शन के ऊपर मैं दूसरी अपना एक तरीके से एनालिसिस दूंगा, जिसमें मैं फिर सॉल्यूशंस बताऊंगा कि किस तरीके से करप्शन को इरेडिकेट किया जा सकता है, किस तरह से करप्शन पे रोक लगाई जा सकती है, किस तरीके से लोगों को करप्शन में कैसे करना चाहिए, जिन्होंने करप्शन किया है उनको जो है ना कानून के दायरे में कैसे ला सकते हैं, उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से अकाउंटेबल किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना मैं सेकंड पार्ट में करूँगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सर्कुलेट करिए दोस्तों को, और कम से कम सब्सक्राइब करिए।
सब्सक्राइब करने से इस वेटरन का जो है ना मनोबल बढ़ता है कि मैं और अच्छी तरीके से रिसर्च करूं, एनालिसिस करूं और दोस्तों आपके समक्ष जो है ना मैं उसको इसी तरीके से पेश करता रहूं। टिल नेक्स्ट, जय हिंद।